नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की मुलाकात और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं कि शख्सियत से जो अपने आप में वन मैन आर्मी है, उन्हें इस तरह से कहा जाता है। बीजेपी ने जिस तरह से करप्शन के आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पर और जिस तरह के तमाम चीजें जो बाहर निकल कर आई, उसके बारे में कहा यह जाता है कि कोई अगर पीछे था तो वो नाम था सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम इस तरह के भ्रष्टाचार की चीजों को सामने लाया लोगों के, जिससे कि इतनी ज्यादा इमेज सरकार की खराब हो गई है और उसका रिजल्ट 4 राज्यों के विधानसभा रिजल्ट में देखने को भी हमें मिला है। आज उन्हीं से मुलाकात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में आपका। मेरा पहला सवाल ये कि बीजेपी में आपने अपनी पार्टी को मर्ज क्यों किया? पहले तो मैं जब राजनीति में प्रवेश किया 1970 में, तो मैं जनसंघ के सदस्य बना था जी। फिर जनसंघ का विलय हुआ बीजेपी जनता पार्टी के में 5 पार्टीज के साथ, ये भी एक था। और फिर 1980 में एक विभाजन हुआ पार्टी का, उसमें बीजेपी बनी। यदि वो जनसंघ उस समय बन जाती तो फिर हम उसी में चले जाते। तो ये आज जब बीजेपी में मैं प्रवेश किया तो मुझे तो कोई नया जगह में आया हूँ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सब मेरे पुराने मित्र हैं। कई मेरे जूनियर थे। जब मैं युवा का प्रेसिडेंट था, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। नरेंद्र मोदी को मैं 1972 से जानता हूँ, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे। इमरजेंसी में कई लोगों के साथ मैंने काम किया, तो इसीलिए जब सिद्धांतिक बात पर स्पष्टीकरण हो गई तो तब हमने लेकिन आरएसएस का आपने विरोध भी किया। आपको याद होगा 1993 की बात है, जब आपने कहा था एंटी हिंदू है आरएसएस, और आप काफी खिलाफत कर रहे थे उसमें। मैंने कहा वो एंटी हिंदू नहीं, मैंने कहा वो एंटी मुस्लिम है, हिंदू के लिए कुछ नहीं करते। और उस समय मैंने राम सेतु का भी जिक्र किया था उसी समय जी। अब हो गया, हमारी समझौता हो गई और पुरानी बात छोड़ करके एक महायज्ञ के लिए, एक हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये इन चीजों को याद नहीं रखना है। लोग फिर से सवाल वो उसी से जुड़ा हुआ उठा रहे हैं। आपने कहा ना हिंदुत्व की रक्षा के लिए आप जुड़े हैं और इकट्ठा हुए हैं। लोगों के मन में सवाल ये है कि आप बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं, सांप्रदायिक आप इसीलिए हैं क्योंकि सिर्फ हिंदुत्व के बारे में आप बात करते रहते हैं हमेशा। जब आप हिंदू के पक्ष में बात करने से आप कैसे सांप्रदायिक हो सकते हैं? मैं मुसलमान की विरोध करूं तो समझ सकता हूं। अब हिंदू 80% है, मैं 80% के पक्ष में बोलूं तो मैं कम्युनल हूं, मैं 20% के पक्ष में बोलूं तो मैं सेक्युलर हूं। ये क्या परिभाषा है? लेकिन इस तरह की परिभाषाएं हम देख भी रहे हैं कि जब आप हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, आपके अलावा कोई और भी अगर पॉलिटिशियन इस तरह की बात करता है तो लगातार पार्टीज की तरफ से कहा जाता है कि आप कम्युनल बातें कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे तो वास्तव में मैंने जो देखा है कि जब व्यक्तिगत बात करता हूं मुसलमानों से या क्रिश्चियन से जी, वो मुझे कम्युनल मानते ही नहीं है। ये सब कांग्रेस के प्रचार है जी। और मेरे जो पारिवारिक जो स्थिति है उसमें से कोई नहीं कह सकता कि मेरा कोई दूसरे धर्म से घृणा है। हाँ बिल्कुल, आपके घर में मेरी पत्नी पारसी है, मेरी एक लड़की ने मुस्लिम से शादी की है, मेरे यहूदी लोग मेरे परिवार में हैं, क्रिश्चियन हैं मेरे परिवार में, मेरे दुनिया के सारे धर्म लोग हैं। लेकिन हम मस्जिदों को हटाने की बात करते हैं जिससे नाराजगी लोगों में होती है। हाँ, मस्जिद देखिए, ये भी जो लोगों को अध्ययन नहीं है और शोध किया नहीं है जी। मस्जिद क्या है? मस्जिद में आप सऊदी अरेबिया से पूछ लीजिए, वहां मस्जिद तोड़ते हैं। वहां तो सड़क बनाने के लिए मस्जिद तोड़ते हैं। और जिस मस्जिद में मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दी। तो मैंने एक बार सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से लंच में उनको ले गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये कैसा? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद तो एक बिल्डिंग है, नमाज पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह है, उसको तोड़ के दूसरे जगह में बनाई जा सकती है। यदि हिंदुस्तान का मुसलमान भी यही मानेगा तो फिर क्या होगा कि हम उनसे कह सकते हैं कि जो वृंदावन में आपने मस्जिद बनाई है मंदिर तोड़ के, और अयोध्या में और काशी विश्वनाथ में, इन 3 हमारे लिए बहुत प्रमुख स्थान है। इनको छोड़कर अब दूसरे जगह में बना दीजिए, हम ही बना के दे देंगे आपको, तो फिर कितना भाईचारा उसमें उत्पन्न होगा। बस मंदिरों को नहीं तोड़ा जा सकता? लेकिन मंदिर को क्यों इसीलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि हम मंदिर बनाते समय जो सड़क में मंदिर बनाते हैं उसका मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ व्यापारी जैसे लोग बनाते हैं। मंदिर बनती है जब सारे हमारे संत लोग बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं।
उसमें क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि भगवान उस मूर्ति में प्रवेश कर रहा है। हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जिसके पीछे आप हमेशा पड़े रहते हैं। आखिर आपको दुश्मनी क्या है कांग्रेस से? उनके किसी भी मेंबर को आप उठा लीजिए। सर, मैं किसी के नहीं कहूंगा। राजीव गांधी के काल में हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। हम राजीव गांधी के साथ मिलकर हमने सरकार भी बनाई थी चंद्रशेखर की। परंतु नेहरू परिवार से तो हमें नफरत है। लेकिन क्यों? मतलब आप बात यह है कि सोनिया गांधी के पीछे पड़ते हैं? नहीं, कोई भी नेहरू ले लीजिए, ये सारे लोग अपनी प्रतिष्ठा और अपनी लोकप्रियता देश से ऊपर समझते हैं जी। अब जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का क्या किया उसने, और चाइना के साथ हमारी एक ऐसा उसने सारी हितों को त्याग कर दिया अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, यानी वो चाइना आपकी प्रशंसा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि नेहरू परिवार में ये बीमारी है, और सोनिया गांधी भी अपने प्रतिमा के लिए और अपने परिवार के लिए उसने देश का हित को त्याग किया है। लेकिन उसमें ये वाली बात कहाँ से आ गई कि शादी से पहले सोनिया गांधी क्या करती थी, अभी क्या करती हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी एजुकेशन क्या है? अब तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत सवालों पर चले जाते हैं। इतना ज्यादा पर्सनल होना ठीक है क्या? मैं ये सवाल पूछता हूं कि कोई अपने निजी जीवन के बारे में झूठ बोले, सार्वजनिक झूठ बोले जी, या एक सत्य प्रमाण में यानी एफिडेविट में आप झूठ बोले, तो फिर तो मुझे सवाल पूछने का अधिकार है। जैसे उसने 5वीं क्लास नहीं पास की, लेकिन उसने इलेक्शन में के जो एफिडेविट है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना, उसमें कहा कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, वहाँ से डिग्री ली इंग्लिश में, और मैं गया था वहाँ लेक्चर देने के लिए। पूछा कैसी स्टूडेंट थी, वो कहते हैं कि स्टूडेंट ही नहीं थी। फिर मैंने लिख कर लाया। अब तो नहीं लिखती है, क्योंकि मैं कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों दंड मांग रहे हो, इसके लिए परजरी होती है ना, बड़ी सख्त दंड मिलती है उसमें। लेकिन छोड़ दो, अब आगे नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं छोड़ दो इसको क्षमा कर दो, उदार दिल दिखाओ, ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कोर्ट में। तो आपने उदार दिल दिखाया और मैं क्या करूं, मैं तो चुप रहा। तो उन्होंने कहा कि आगे से नहीं करेगी, नहीं किया आगे से। उसके आप 2004 का जो एफिडेविट है उसको, और 2006 का, उस एफिडेविट को रखकर 2009 का कंपेयर करिए, कितना फर्क है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप खुद देख सकते हैं। तो जब आप दूसरा है, इसके पिताजी हिटलर के सेना में जवान थे और रशिया में कैद भी हुए। अब आरएसएस को फासिस्ट कहते हैं, तो ये तुम खुद, तुम्हारी सारा परिवार फासिस्ट है, तुमने तो फासिस्टों की सेवा की है। तुम कौन होते हो आरएसएस को फासिस्ट कहने के लिए? तो जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं, आप उनकी तमाम चीजों को फिर बताते हैं आरोप मत लगाइए, ये तमाम चीजें आप अपना दीजिए पहले। राहुल गांधी के ऊपर भी आपने कई सवाल उठाए हैं। अगर हम चिदम्बरम की बात करें, इनको भी आपके कई सवाल रहे हैं। लोगों को एक और सवाल, कि राम मंदिर पर बीजेपी अभी खुलकर क्यों नहीं बोलती है, उस पर सुब्रमण्यम स्वामी का क्या सोचना है, मैं जरूर पूछूंगी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी से। सुब्रमण्यम जी, सवाल मेरा ये है कि कट्टर समर्थक हैं आप हिंदुत्व के, आपको क्या लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए सिर्फ नहीं, बनेगा, क्योंकि मस्जिद एक बिल्डिंग होती है जी, और राम मंदिर तो प्राचीन मंदिर है। अब तो सैटेलाइट मैपिंग से पता भी लग गया कि मंदिर मस्जिद के नीचे है, तो मस्जिद बनी मंदिर को तोड़कर जी, तो इसीलिए वहां मंदिर बनेगी, और उनको वहां के मुसलमानों को मस्जिद चाहिए। और मैं ये बता रहा हूँ, वो मस्जिद तो शिया का मस्जिद है जी, और शिया का जो मुतवाली कहते हैं, जो सुपरवाइजर को, जो पारंपरिक आता है, उसने तो हमें लिखकर दे दिया कि हमें मस्जिद वहां नहीं चाहिए। ये सुन्नी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये सुन्नी वाकफ बोर्ड, ये लोग, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है उस मस्जिद से। तो निश्चित तौर पर सिर्फ अयोध्या में नहीं, वृंदावन में और काशी विश्वनाथ, इन तीनों का मंदिर को दोबारा
हम बनाएंगे, जैसे सोमनाथ बनाई वैसे बनाएंगे, ऐसा मेरी मान्यता है। एक और चीज लोगों के जो मन में अभी क्वेश्चंस उठते हैं वो इसे लेकर के, जिस तरह से वादे पहले भी बीजेपी ने कहे थे और उसके बावजूद मंदिर नहीं बनाया गया, अगर अब की बार भी बीजेपी उसी तरह की बातें कहती है तो क्या विश्वास किया जाए उस पर? नए चेहरे आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है, ऐसा एक इम्प्रेशन है। तो पहले हो गया तो इसके माने आगे नहीं होगा, ऐसा तो मान नहीं सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी पर तो कांग्रेस वैसे भी आरोप लगाती रही है 2002 को लेकर। उन्होंने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश को संभालेंगे जब वो गुजरात को ठीक ढंग से नहीं संभाल पाए 2002 में। कांग्रेस को समझना चाहिए कि ये बात को दोबारा दोहराएंगे, ऐसे ही दोहराते रहेंगे तो उनका मुंह काला हो जाएगा। मैं कह रहा हूं क्यों, अभी जो हुआ है मैजिस्ट्रेट, कहते हैं वो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ये दायित्व दी थी कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट ये है और एसआईटी की रिपोर्ट ये है, मटेरियल सारे ये सब आप फैसला करिए। और दूसरा है कि कांग्रेस का जो 1984 में यानी यहाँ तो कांग्रेस का खुद कहते हैं कि 1200 के लोगों की हत्या हुई, यहाँ तो 3000 से कम हुई है। सिख लोग कहते हैं 10,000 हुई है। और वहाँ राजीव गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि एक बड़ी पेड़ गिरेगी तो जमीन हिलेगी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप वन मैन आर्मी हैं, मतलब आप अकेले ही बहुत हैं किसी को पूरी तरह से परेशान करने के लिए, पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ आपने मुहिम शुरू की, कई ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे बाहर निकल कर आए जिस पर बीजेपी को कुछ दूर दूर तक पता नहीं था, आपने उठाए, तब जाकर तमाम चीजें लोगों के सामने आई और हालत हमने देखी भी है कि रिजल्ट क्या हुआ है। एक तो है कि हम एक विभिन्न परिस्थिति में राजनीति में आए। पहले हम प्राध्यापक थे तो पढ़ना लिखना, अध्ययन करना, गहराई से सोचना, ये तो एक हमारा पेशा थी। उसके बाद हम विधि यानी कानून भी सीखे और हम खुद बहस कर सकते हैं। तीसरा है कि हमने इमरजेंसी में दिखाया कि हम वो भी काम कर सकते हैं जो कोई नहीं, मेरे ऊपर इनाम था, मैं फरार घोषित था, इंटरपोल का नोटिस था, बावजूद इसके आप संसद पहुंचे। हाँ, मैं अमेरिका से आया, संसद गया और संसद में मैंने दस्तखत करने के बाद अंदर जाकर मैंने 1 मिनट का भाषण किया क्योंकि शोक प्रस्ताव चल रहा था। मैंने कहा लोकतंत्र मर गई है, उसका नाम, उसका तो जिक्र ही नहीं है। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था, व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और फिर मैं गायब हो गया और फिर मैं पहुंच गया अमेरिका। लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत क्यूरियसनेस रहती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा किया कैसे होगा आपने आखिर। अब देखिए, इसमें लंबी कहानी है। मैं जब अपना मेमोइर्स लिखता हूँ, लाइफ जीवन कथा लिखता हूँ, तो उसमें मैं विवरण लिखूंगा। वास्तव में एक मूल बात पर मैंने ये सारा किया कि सरप्राइज